जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर। मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब की बहुजन समाज जोड़ो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई के बदलापुर में कल आ पहुंची। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। लिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत मुक्ती मोर्चा जॉईन करावा लागतं। आता मी अध्यक्षांना विनंती करते की आपलं मत मांडावे। हेलो साथियों, मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा आणि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा जो मूल्यवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा देश भर में चलाई जा रही है, तो आज 10 मार्च को आपके यहाँ बदलापुर में आई है और इस संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। साथियों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें कई विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, मगर मुख्य विषय ईवीएम मशीन का और ओबीसी की जाति आधारित गिनती और महापुरुषों का भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा जो अपमान किया जाता है, ऐसे मुख्य विषय आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। स्थानिक स्तर का जो विषय है, यहाँ आपके यहाँ पर स्थानिक स्तर का जो विषय है उसके बारे में नीलेश एवले के द्वारा उसके बारे में आप लोगों को कहा गया है और बताया गया है, और इसकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी संगठन ने नीलेश एवले के ऊपर सौंपी हुई है। आगे भी अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है या कोई समस्या आती है तो नीलेश एवले को संगठन के द्वारा पूरी ताकत दी जाएगी ताकि यहाँ की लोकल समस्याओं का वह समाधान कर सके। साथियों, तो जो मूल मौलिक विषय है वो विषय है ईवीएम मशीन का। ये जो ईवीएम मशीन है इस देश में क्यों लाई गई है, ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है। क्योंकि जो ईवीएम मशीन है 2004 के चुनाव से देश में 100% ईवीएम मशीन लागू की गई। तो 2004 के पहले ऐसे कौन से हालात हैं जिसकी वजह से ईवीएम मशीन को लागू करने का जो शासक जाति के लोग हैं उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। इस बात को अगर समझना है तो इस बात को समझने के लिए खास तौर पर मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में टोटल विधानसभा की सीटें 288 है। टोटल सीटें 288 सीटें हैं। उसमें भाजपा और गठबंधन के लोगों को 230 सीटें चुनकर आई है। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं। वो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या शरद पवार के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में 3 पार्टियों का गठबंधन था
एक राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की खास तौर पर, और दूसरी शिवसेना, और तीसरी कांग्रेस, 3 पार्टियों का गठबंधन था। और 3 पार्टियों का गठबंधन होने के बावजूद भी 230 सीटें चुनकर आई। बीजेपी और गठबंधन की 230 सीटें चुनकर आई। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि क्या शरद पवार का समर्थक वर्ग शरद पवार को छोड़कर चला गया? ये रियलिटी है, इस रियलिटी को माना जा सकता है। शरद पवार के जीवित होते, शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, या शरद पवार का प्रभाव बनाए रखने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी केवल 2-4 सीटें शरद पवार की चुनकर आना और उनके सारे वोट जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाना, क्या वास्तव में अजीत पवार का इतना प्रभाव है? ये रियलिटी है। क्या इस बात को माना जा सकता है कि शरद पवार के सारे वोट खींचकर ले जाने की ताकत अजीत पवार में? तो अरे अजीत पवार के पास इतनी ताकत है तो हैरान करने वाली बात है। ये तो बिल्कुल भी ना मानने वाली बातें हैं। और अगर बिल्कुल भी ना मानने वाली बातें हैं तो फिर ये हुआ कैसे? तो उसका एक ही जवाब है, वो ईवीएम मशीन के द्वारा ऐसा हुआ। ईवीएम मशीन के माध्यम से ईवीएम में गड़बड़ी करके लोगों के वोटों की चोरी की जा सकती है। ईवीएम मशीन में घोटाला किया जा सकता है। ईवीएम मशीन के अंदर घोटाला हो सकता है, ऐसा खुद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में ही लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और फिर उसके बाद पेपर ट्रेल लगाया गया। मशीन वही है और केवल पेपर ट्रेल लगाया गया। देखो, बारीकियां थोड़ी सी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पेपर ट्रेल लगाया गया और पेपर ट्रेल लगाने के बाद आपने कहा ठप्पा लगाया, वो आंखों से दिखाई नहीं देता था, वो दिखाई देना शुरू हुआ। मगर ईवीएम मशीन तो पुरानी है। जो आपने ठप्पा लगाया और जो पहले लगाया था वो ईवीएम मशीन वही की वही है। अगर ईवीएम मशीन पहले की वही है तो ईवीएम मशीन के अंदर आपका वोट जब जमा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वोट है। बैलेट पेपर आंखों से दिखाई देता है। बैलेट पेपर की आप फोल्ड करते हो, फोल्ड करके मशीन में डालते हो और काउंटिंग करने के दौरान ये निकाला जाता है और फिर खोल करके एक एक करके अलग करके देख करके गिनती किया जाता है। ईवीएम मशीन में कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं होता। ईवीएम मशीन का वोट, हर वोट अलग अलग करके गिनती नहीं किया जा सकता। उसको आंखों से देखकर वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ईवीएम मशीन के वोटों को फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता। बैलेट पेपर का वोट फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता। ईवीएम मशीन का वोट फिजिकली वेरीफाइड नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के लोग, भारत सरकार के लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं
कि ईवीएम मशीन की जो टेक्नोलॉजी है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो क्या भारत सरकार के पास अमेरिका से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है? तो दुनिया वाले इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि अमेरिका से ज्यादा भारत सरकार के पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गुरु देश माना जाता है। तो क्या जापान से ज्यादा भारत सरकार के पास में टेक्नोलॉजी है? नहीं है। जर्मनी भी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा देश माना जाता है। क्या जर्मनी से ज्यादा भारत सरकार के पास टेक्नोलॉजी है? नहीं कहा जा सकता। तो अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं है, जापान में ईवीएम मशीन नहीं है, जर्मनी में ईवीएम मशीन नहीं है। वहां 100% पढ़े लिखे लोग हैं। वहां पर 100% पढ़े लिखे लोग हैं। अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, जापान में 100% पढ़े लिखे लोग। हमारे देश में 100% पढ़े लिखे लोग हैं? साक्षर है। साक्षर कितने लोगों को समझ में आता है पढ़े लिखे होना और साक्षर होना? साक्षर का मतलब है अक्षरों की पहचान करने वाले लोग। जिनको अक्षरों की पहचान होती है, अगर उन्होंने 4-5 साल अक्षर को दोबारा नहीं पढ़ा तो वो भी भूल जाते हैं। ये भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं। इसका मतलब है ये जो साक्षर लोग हैं, इसको कैसे साक्षर कहा जाए ये नहीं कहा जा सकता, इसको माना नहीं जा सकता। तो अक्षरों की पहचान करने वाले लोग, तो उनके पास अक्षरों की साक्षरता है। कंप्यूटर की साक्षरता अलग मामला है, टेक्नोलॉजी की साक्षरता अलग मामला है, अक्षरों की साक्षरता अलग मामला है। भारत में अक्षरों की साक्षरता भी 100% नहीं है। कंप्यूटर की साक्षरता होने का सवाल ही नहीं है। जिस देश में 100% अक्षरों की साक्षरता है, कंप्यूटर की साक्षरता है, मैं अमेरिका, यूरोप, लंदन कई जगह गया, वहां 2-3 महीने रहा, तो मैंने वहां एक बात देखा, बड़ा मुझे हैरानी हुई। एक घर में बाप के पास अलग कंप्यूटर है, एक ही घर में। उसके माँ के पास अलग कंप्यूटर है, उसके बेटे के पास अलग कंप्यूटर है। अगर 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे के पास अलग अलग कंप्यूटर है, और तीसरा मान लो लड़की है तो उसके पास अलग कंप्यूटर है। अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 5 कंप्यूटर है। तो मैंने पूछा, यार एक कंप्यूटर में काम हो सकता है? तो ये आप नहीं, वो कंप्यूटर जो है उसमें बहुत सारी बातें सीक्रेट रखने का मामला होता है, और हर एक की सीक्रेसी, यहाँ यूरोप में, अमेरिका में सीक्रेसी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए किसी की सीक्रेसी किसी दूसरे को मालूम नहीं होनी चाहिए, वहां कानून है। तो मैंने घरों में 4-4, 5-5 कंप्यूटर देखा एक ही घर में। तो वहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे होने के साथ साथ कंप्यूटर के बारे में भी साक्षर लोग हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा ना होने के बावजूद भी हमारे देश में एक कंप्यूटर का मामला जो है, संगणक की साक्षरता का मामला ना होने के बावजूद भी, अक्षरों की साक्षरता भी नहीं है, कंप्यूटर की साक्षरता बहुत दूर की बात है। इसके बावजूद भी भारत में ईवीएम मशीन को लाया गया। केवल लाया नहीं गया, अगर वो चाहते, मान लो कि इतने बड़े पैमाने पर, अभी मैं 32 राज्यों के 625 जिलों में ये कार्यक्रम कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा इशू है, लार्ज स्केल इशू है। सारी डेमोक्रेसी, सारा संविधान फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वोट के ऊपर निर्भर है। अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है तो संविधान को उन्होंने सेट असाइड कर दिया, साइड में रख दिया, और सरकार को जैसा लगता है वैसा करने का काम वो कर रहे हैं।
ये बहुत भयंकर बात है, क्योंकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है पहले से निर्धारित, वो निर्धारित कर रहे हैं, वो लोग चुन कर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में चिप की भी व्यवस्था है, वोट बाद में हो रहा है, कंप्यूटर में चिप पहले डाला जा सकता है। मुझे मालूम नहीं था, मैं कंप्यूटर के विशेषज्ञ को पूछा कि क्या कंप्यूटर में चिप डाला जा सकता है? हाँ, डाला जा सकता है। और चिप में मैंने पूछा कि पहले से ही रिजल्ट डाला जाता है? हाँ, डाला जा सकता है। तो मैंने कहा ये जो वोट डालने वाले लोग, वो वोट डालने वाले उधर के उधर ही रह जाते, वो चिप में जो है वही रिजल्ट आता है। तो पहले से जो चिप में रखा हुआ है, चिप में लगा हुआ है, जो डाटा पहले से फीड किया हुआ है, वही रिजल्ट कंप्यूटर देता है। इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, संविधान निर्माताओं ने ये आश्वस्त किया भारत की प्रजा को कि चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, और ये अधिकार मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट माना गया। फंडामेंटल राइट जिस चीज को माना गया, जिस अधिकार को माना गया, उसका वायलेशन करने का अधिकार भारत सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास, किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर ऐसा किया जाता है तो उस चुनाव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना एक फंडामेंटल राइट है, केवल राइट नहीं है। हमारे लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है राइट और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है। हमारे जो अनपढ़ लोगों छोड़ो, जो भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, उन पढ़े लिखे लोगों में से कितने लोगों को मालूम है राइट और फंडामेंटल राइट में फर्क होता है? वो ये भी फर्क मालूम नहीं लोगों को कि राइट में और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है। अगर राइट का वायलेशन होता है तो उसके विरोध में आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप उसके विरोध में कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं। और कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भारत सरकार को बंधनकारक होता है। वैसा भारत सरकार को, राज्य सरकार को और किसी भी अधिकारी को उस बात को मानना करना पड़ता है, मान्यता देना पड़ता है। ये फर्क भी आज इतने साल होने के बाद भी भारत के किसी एजुकेशनल सिस्टम में पढ़े लिखे लोगों को इतनी बातें भी नहीं समझाई गई, इतनी बातें सिखाई नहीं गई कि राइट में और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क होता है। तो इसलिए साथियों, इस देश में ये जानकारी इस वजह से सारे देश के लोगों को संगठनों के द्वारा दी जानी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम मशीन का मुद्दा लेकर के हम लोग क्यों जनता के सामने आए हैं? वो इसलिए आए हैं क्योंकि जो वोट का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है और इसके ऊपर सारी डेमोक्रेसी खड़ी है। सारी डेमोक्रेसी, चुनाव सारा का सारा, कौन सी सरकार बने और कौन सी सरकार ना बने, ये सारा का सारा इसके ऊपर निर्भर है। और अगर इसके ऊपर निर्भर है, ईवीएम मशीन के आधार पर अगर वोट का अधिकार समाप्त हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके देश में डेमोक्रेसी अब रही नहीं है, ऐसा उसका अर्थ होता है। डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वोट का मतलब है हम जिसको चुनकर लाना चाहते हैं वो चुनकर आना चाहिए। हम जिसको चुनकर लाना चाहते हैं वो चुनकर आता नहीं है, और जिसको चुनकर नहीं लाना चाहते हैं वो चुनकर आता है। ये ईवीएम का चमत्कार है, ये हो रहा है चमत्कार। और इस वजह से कल तक जो चुनकर जाने वाले लोग हैं वो हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने खड़े होते थे, कम से कम चुनाव में खड़े होते थे। अब लोगों को पूछना बंद कर दिया है, लोगों की पुछवाई बंद हो गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग हमको चुनकर देते थे अब वो उनके द्वारा चुनकर जाना बंद हो गया है।
और ईवीएम मशीन के द्वारा चुनकर जाना शुरू हो गया है, तो उन्होंने ईवीएम की पूजा करना शुरू कर दिया। लोगों की पूजा बंद हो गई, ईवीएम की पूजा शुरू हो गई। यानी ईवीएम को उन्होंने ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और इस वजह से आज भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। और इस वजह से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को निश्चित रूप से ये लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लड़ाई लड़ने से निश्चित रूप से हम लोग सफल हो सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यदि लगभग 13-13.5 लाख बूथ है भारत में और आने वाले समय में ये 15 लाख बूथ हो जाएंगे, लगभग 1000 वोटर, एडल्ट वोटर, क्योंकि 18 साल के व्यक्ति को एडल्ट मानकर उसको वोट का अधिकार बहाल किया गया। 1000 वोटर को एक दिन में डालने के लिए योजना बनाकर उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। और इस तरह से एक बूथ पर एक बूथ बनाया गया 1000 वोटर का। तो ऐसे आने वाले समय में 15 लाख बूथ हो सकते हैं। तो 15 लाख बूथ में कम से कम लोएस्ट 1 लाख बूथ पर कुछ लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप कह रहे हो तो फिर ईवीएम मशीन क्यों नहीं फोड़ रहे हो। लोग मुझे सलाह देते क्यों नहीं फोड़ रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, फोड़ने के बारे में सोचेंगे। अभी ये जल्दबाजी की बात है, 2-4 आदमी को फोड़ने से कुछ फर्क पड़। अगर हम लोग 2-4 लाख बूथ पर अगर मशीन फोड़ने लायक बन जाए तब तो फोड़ने में मजा आएगा। तो मैं अभी 32 राज्यों के 625 जिलों में और 1.5 लाख गांवों में ये कार्यक्रम चल रहा है देश भर में। और आने वाले समय में ये और ज्यादा कार्यक्रम चलेंगे। मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूं, सारे देश भर के लोगों को इस काम पर लगाया गया है। तो इसलिए हम लोग 2-4 लाख बूथ पर ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए कमेटियां बना रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले होंगे तो इसलिए मैं पुलिस वालों को भी कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो थोड़ा सा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से कह रहा हूँ, छुपकर नहीं कह रहा हूँ कि भाई छुपकर कहा जाए। मैं ये ऐलानिया कह रहा हूँ, रिकॉर्ड में आप लोग कर लो, पुलिस वाले कर लो, ताकि महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को खबर किया जा सके कि वामन मेश्राम ने 2-4 लाख बूथ पर संगठन खड़ा करके ईवीएम मशीन फोड़ने का प्लान बनाया। तो मैं जो लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं उन लोगों को भी अनुरोध करूंगा कि वो भी ऐसे बूथ बनाने में हमारी मदद करें। ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 4-5 लाख बूथ पर अगर मशीन फोड़ने की आपकी संगठन शक्ति बन जाती है और ये अगर भारत सरकार को हमने लिखित दे दिया कि हम 5 लाख जगह पर ईवीएम मशीन फोड़ने वाले हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं ईवीएम में बदलाव हो जाएगा। बूथ आपको बैलेट पेपर पर चुनाव होना शुरू हो जाएगा। अपने आप नहीं होने वाला, अपने आप होने वाला नहीं है, मगर ये हम ही करेंगे। दूसरे लोग कर नहीं सकते। कांग्रेस करने वाली नहीं है क्योंकि उन्होंने फायदा उठाया, बीजेपी करने वाली नहीं है क्योंकि उन्होंने फायदा उठाया। जिन्होंने भी ईवीएम का फायदा उठाया वो लोग करने वाले नहीं है। हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, वोट का अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करना चाहते हैं। इस पर हमारा यकीन है, विश्वास है। इसके आधार पर मैं ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए हम ये करेंगे, दूसरे लोग नहीं कर सकते। और इसके लिए वो ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मैंने इसे कहा, तो कुछ लोग आपको बोल सकते हैं कि अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाओ कि ऐसा करना तो जेल में जाना पड़ेगा। तो हम जेल में जाने के लिए तैयार है भाई। हम कब नहीं बोल रहे हैं कि ये जो फोड़ने का काम है ये जेल में जाने का काम है। हाँ बराबर है, हम जानते हैं ऐसा करने से जेल में जाना पड़ेगा। तो
जेल में जाने से कौन सी समस्या है? गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, उनका क्या बिगड़ा? अंग्रेजों का जरूर बिगड़ा। अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट किया, गांधी जी को जेल में डाला, तो एक दिन गांधी जी महान हो गए। गांधी जी इतने महान नहीं थे। आप अभी भी आप गांधी जी का पुतला जाकर देखो, गांधी जी के पुतले के पास गौर से देखो, गांधी जी की टांगे जो लंबी लंबी टांगे हैं देखो, वो आपको पता चलेगा वो सिंगल हड्डी वाली टांगे। गांधी जी की जो टांगे हैं वो सिंगल हड्डी वाली टांगे हैं, वो डबल हड्डी वाली टांगे नहीं है। मैंने नजदीक से जाके देखा, गांधी जी की जो टांगे हैं वो सिंगल हड्डी वाली टांगे हैं। ये सिंगल हड्डी वाली टांगों ने आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ये रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल बात है। और ये कोई 200 साल 500 साल पुरानी कहानी नहीं है, ये अभी अभी की बात है, 75 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, इसी तैयारी कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले हमारे लोगों को कहे कि भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहो कि इससे तो जेल होगी, तो जेल होगी तो कौन सी बड़ी बात है? जेल मान लो, अगर हमने चोरी करके जेल हुआ तो गलत बात है। डाका डाल के चोरी हुई, हम पकड़े गए तो फिर तो गलत बात है। तो हम न चोरी कर रहे हैं न डाका डाल रहे हैं, हम तो संविधान बचाने के लिए जेल में जाने की बात कर रहे हैं। हम वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए डाल रहे हैं। ये सारी कोशिश जो है, हम लोग संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए कर रहे हैं। हम कोई चोरी चकारी करने के लिए जेल में नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह का काम करने के लिए जो लोग जेल में जाते हैं और जेल में जब छूट कर आते हैं, तो छूट कर आने के बाद लोग उनका सत्कार करते हैं। चोरी करने वाले आदमी जेल में जाए उसका सत्कार नहीं होता। सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित के लिए अगर कोई आदमी जेल में जाता है, वो जब जेल से आता है तो लोग उसके हार डालते हैं, सत्कार करते हैं, और एक से ज्यादा जगह पर सत्कार करते हैं। तो इसीलिए साथियों, इस काम के लिए जेल में जाना गौरव की बात है। जैसे पुराने लोगों को स्वतंत्रता सैनिक कहा जाएगा और कहा जाता है, उनको सर्टिफिकेट मिला, तो हमारे लोग अगर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और जेल में जाएंगे, तो एक दिन ऐसे होगा कि हम भी लोग इसके बारे में आजाद हो जाएंगे, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जो लोग ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो तैयारी करें, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आप लोग ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।